हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 5 आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ाऊंगी। भारत की विशिष्ट पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने का काम कुछ समूहों ने अच्छी तरह से किया है। यहाँ की ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति से लेकर वन संस्कृति का संरक्षण करने वाले विविध समूहों ने वास्तव में प्रशंसनीय यानी बड़ाई के योग्य काम किया है। इतना ही नहीं, इन समूहों ने भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अर्थात रोल निभाई है। ऐसे कई समूहों का परिचय इस प्रकरण अर्थात इस अध्याय से हम प्राप्त करेंगे। यहाँ बताया गया कि भारत की खास पहचान और संस्कृति को सुरक्षित करने का काम बहुत कुछ समूहों ने अच्छी तरह से किया है। यहाँ की ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति से लेकर वन संस्कृति की सुरक्षा करने वाले अलग अलग समूहों ने वास्तव में बड़ाई का काम किया है। यहाँ कहा गया कि इतना ही नहीं, इन समूहों ने भारत के विकास में भी खास भूमिका निभाई है। ऐसे कई समूहों का परिचय हम इस अध्याय के द्वारा जानेंगे। आगे है आदिवासी अनुसूचित जनजाति। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के संविधान में परंपरागत संस्कृति की रक्षा कर रही विशिष्ट आदिवासी जातियों को अनुसूची में शामिल किया गया है। ये जातियाँ अनुसूचित जनजातियों के नाम से जानी जाती हैं। भारत के आदिवासियों की जीवन शैली को देखें तो उनके विविध उत्सव, रूढ़िगत परंपराएं, भोजन, पहनावा, बोली, चित्र, संगीत और नृत्य की कलाएं उनकी विशिष्ट यानी खास पहचान प्रस्तुत करती हैं। स्वतंत्रता से पूर्व यह समाज कुछ हद तक अन्य समाज से अलग था, फिर भी भारतीय व्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। शाब्दिक रूप से देखें तो आदि यानी प्राचीन काल से और वासी यानी निवास करने वाला, यह नाम हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा है। आदिवासी अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ बताया गया कि भारत के संविधान में परंपरागत जो सदियों से चली आ रही ऐसी संस्कृति की सुरक्षा कर रही खास आदिवासी जातियों को अनुसूची में उपस्थित किया गया है, मौजूद किया गया है। ये जातियाँ अनुसूचित जनजातियों के नाम से जानी जाती हैं। भारत के आदिवासियों की जीवन शैली को देखें तो उनके अलग अलग उत्सव, रूढ़िगत परंपराएं यानी सदियों से चली आ रहे प्रथा, भोजन, पहनावा, बोली, चित्र, संगीत और नृत्य की कलाएं उनकी विशिष्ट पहचान प्रस्तुत करती हैं, प्रकट करती हैं। स्वतंत्रता से पहले यह समाज कुछ हद तक अन्य समाज से अलग था, फिर भी भारतीय व्यवस्था में उनका योगदान खास रहा है। शाब्दिक रूप से देखें तो आदि का मतलब होता है प्राचीन काल से और वासी का मतलब होता है निवास करने वाला। यह नाम हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा है। आगे पढ़ते हैं। सभी जनजातियों के सदस्य कबीलाई, जिसको परिवार अथवा कुटुंब कहते हैं, प्रथा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वे शिकार और पशुपालन तो कुछ अंश तक यानी भाग तक खेती द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। जीवन निर्वाह का मतलब होता है अपने परिवार का पालन पोषण करना, जीवन व्यतीत करना। जंगल और प्रकृति उनके बीच को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले परिबल थे, कारक थे। उनके घर प्राकृतिक संसाधनों से ही बने थे। जनजाति के लोग जमीन और जमीन उत्पादों पर संयुक्त रूप से अधिकार रखते थे और अपने द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर परिवार में उनका बंटवारा करते थे। उनका जीवन सामूहिक स्वरूप वाला था, अतः उनकी अर्थव्यवस्था में भी सामूहिकता का सिद्धांत देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न सामाजिक समानता देखने को मिलती है। उपखंड के विविध भागों में कई जनजातियों का विकास हुआ। सामान्य रूप से वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दुर्गम यानी मुश्किल स्थानों पर निवास करते थे। कई बार शासकों के साथ उनका संघर्ष यानी युद्ध भी हुआ, फिर भी जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को बनाए रखा। आगे जनजातियों के बारे में बताया गया है कि सभी जनजातियों के सदस्य कबीलाई यानी परिवार अथवा कुटुंब प्रथा से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे शिकार और पशुपालन तो कुछ हद तक, कुछ भाग तक खेती करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। जंगल और प्रकृति उनके जीवन को सबसे अधिक असर डालने वाले कारक थे। उनके घर प्राकृतिक संसाधनों से ही बने थे, यानी कुदरती जो
साधन थे, पेड़ पौधे उनसे ही झाड़ पात से बने थे। जनजाति के लोग जमीन और जमीन से में पैदा हुए उत्पादों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखते थे और अपने द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर परिवार में उनका बंटवारा करते थे। उनका जीवन सामूहिक स्वरूप वाला था। सामूहिक का मतलब होता है एक साथ मिलकर रहने का। अतः उनकी अर्थव्यवस्था में भी सामूहिकता का सिद्धांत देखने को मिलता है। अलग अलग समुदायों में सामाजिक समानता देखने को मिलती है। उपखंड के अलग अलग भागों में कई जनजातियों का विकास हुआ। सामान्य रूप से वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और मुश्किल स्थानों पर रहते थे। कई बार शासकों यानी राजाओं के साथ उनका युद्ध भी हुआ, फिर भी जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति को बनाए रखा। आगे है, सामान्य रूप से भारत के विविध समुदाय अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। इस निर्भरता के संबंध के कारण इन जातियों में धीरे धीरे परिवर्तन आया। समकालीन इतिहासकारों और यात्रियों ने जनजातियों के संबंध में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़कर जनजाति के लोगों के पास लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं, परंतु आदिवासी के नाम से पहचानी जाने वाली जनजाति प्रजा अपने समृद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं का रक्षण करती थी। ये परंपराएं नई पीढ़ी को विरासत में मिली थी। वर्तमान इतिहासकार जनजातियों के इतिहास को लिखने के लिए ऐसी मौखिक यानी मुंह से बोलने वाले परंपराओं का भी उपयोग करते हैं। आगे बताया गया है कि साधारण रूप से भारत के अलग अलग समुदाय अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, आश्रित रहते थे। इस निर्भरता के संबंध के कारण इन जातियों में धीरे धीरे बदलाव आया। समकालीन यानी आधुनिक समय के इतिहासकारों और यात्रियों ने जनजातियों के विषय में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों यानी असामान्यताओं को छोड़कर जनजाति के लोगों के पास लिखित दस्तावेज नहीं मिलते हैं, परंतु आदिवासी के नाम से पहचानी जाने वाली जनजाति प्रजा अपने समृद्ध रीति रिवाज यानी परंपराओं और प्रथाओं का रक्षण यानी सुरक्षा करती थी। ये परंपराएं नई पीढ़ी को यानी आने वाले नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। वर्तमान इतिहासकार जनजातियों के इतिहास को लिखने के लिए ऐसी मौखिक परंपराओं यानी प्रथाओं का भी उपयोग करते हैं। आगे है जीवन शैली और संस्कृति, उनके जीवन जीने का तरीका और संस्कृति के बारे में। आदिवासी समाज अन्य समाज की तुलना में कुछ बातों में भिन्न है जो उसकी विशिष्ट पहचान है, तो कुछ सांस्कृतिक बातों में उनकी मान्यताएं अन्य समाज से मिलती जुलती भी है। आदिवासी समूह अपने जीवन निर्वाह के लिए पहले के समय में वन उत्पादों तथा स्थानीय रूप से होने वाले खेती पर निर्भर था, तो उनके कला कौशल से उत्पादित होने वाली साधन सामग्री भी उनकी आर्थिक आय का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन था। साधन का मतलब होता है माध्यम, जरिया। एकत्रित वन उत्पाद भी उनकी आय बढ़ाते थे। पशुपालन उनके जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण भाग था। आदिवासियों के बारे में यहाँ बताया गया है कि आदिवासी समाज दूसरे समाज की बराबरी में कुछ बातों में अलग थे जो उनकी अलग विशेष पहचान थी। कुछ लोग सांस्कृतिक बातों में उनकी मान्यताएं अन्य समाज से मिलती जुलती थी। आदिवासी समूह अपने जीवन यापन के लिए पहले के समय में वन में पैदा हुए वस्तुओं तथा स्थानीय रूप से होने वाली खेती पर आधारित थे, निर्भर थे, तो उनके कला कौशल से उत्पादित यानी पैदा होने वाली साधन सामग्री भी उनकी आर्थिक आय का कमाई का अत्यंत यानी बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम था, जरिया था। एकत्रित वन उत्पाद यानी इकट्ठे किए गए वन में जो पैदा होते थे उत्पाद वस्तुएं, वो भी इनकी आय बढ़ाते थे। पशुपालन उनके जीवन निर्वाह का जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण भाग था, अंश था। आगे पढ़ेंगे। गुजरात के विविध भागों में रहने वाली आदिवासी प्रजा अपने पोशाक तथा गहनों से विशिष्ट पहचान रखती थी। उत्तर गुजरात में पुरुष धोती, कमीज और फाड़िया यानी फ्राक जैसा कुर्ता पहनते थे। पूर्व पट्टी में काली बंडी और पोतड़ी यानी साफा पहनना प्रचलित था, तो दक्षिण गुजरात में कुछ जातियों में धोती पैजामा उनके पोशाक यानी वस्त्र का भाग था।
महिलाएं भी उत्तर गुजरात में झूलड़ी पहनती थीं। वर्तमान समय में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय ने सामान्य समाज जैसा ही पहनावा अपना लिया। अपने विशेष उत्सव के समय ही वे परंपरागत पोशाक पहनते थे। विविध प्रसंगों पर उनके वाद्य यानी बाजाएं जो होती, बाजा बजाया जाता वो, और नृत्य आज भी आकर्षक यानी मन मोहने वाला पैदा करने वाला वाद्य है। यहाँ बताया गया है कि गुजरात के अलग अलग भागों में रहने वाली आदिवासी प्रजा जो थी वो अपने पोशाक तथा गहनों से खास पहचान रखती थी। उत्तर गुजरात में पुरुष धोती, कमीज और फाड़िया जैसे फ्रॉक तथा कुर्ता पहनते थे। पूर्व में पट्टी में काली बंडी और पोतड़ी यानी साफा पहनना प्रसिद्ध था, प्रचलित था, उनके बीच में फैला हुआ था। तो दक्षिण गुजरात में कुछ जातियों में धोती पैजामा उनके वस्त्र का भाग था, अंश था। महिलाएं भी यानी स्त्रियां भी उत्तर गुजरात में झूलड़ी पहनती थीं। वर्तमान समय में ज़्यादातर आदिवासी समुदाय ने सामान्य समाज जैसा ही पहनावा यानी वस्त्र अपना लिया है। वो लोग अब अपने विशेष उत्सव के समय ही परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। विविध यानी अलग अलग प्रसंगों पर, उत्सवों पर, और उनके वाद्य और नृत्य आज भी आकर्षक पैदा करते हैं यानी अपने तरफ खिंचाव करते हैं, मन मोह लेते हैं। आगे पढ़ेंगे। आदिवासियों के समूह की सबसे बड़ी पहचान उनकी विशिष्ट परंपराओं, बोलियों तथा उत्सवों में देखने को मिलता है। आदिवासी समूह प्रकृति का प्रेमी और संवर्धक रहा है। वे प्रकृति तत्व और भिन्न भिन्न स्वरूप में देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान यानी यज्ञ करते हैं। विवाह के संबंध में भी इस समाज में विशिष्ट यानी खास रीति रिवाज परंपरा देखने को मिलते हैं। प्रत्येक जनजाति में उनके समाज के पंच महत्वपूर्ण होते हैं। वे अपनी परंपराओं को बचाए रखने का काम करते हैं। वर्तमान समय में सरकार की विविध यानी अलग अलग योजनाओं, शिक्षा के प्रसार, तकनीकी विकास के कारण दूसरे समाज की तरह आदिवासी समाज में भी परिवर्तन यानी बदलाव आया है। झोपड़ियों के स्थान पर पक्के मकान, शिक्षा की सुविधा, आधुनिक पहनावा और सामाजिक चेतना देखने को मिलती है। आगे आदिवासियों के बारे में बताया गया है कि आदिवासियों के समूह की सबसे बड़ी पहचान उनकी खास परंपराएं, बोलियां तथा उत्सवों में देखने को मिलता है। आदिवासी समूह प्रकृति के प्रेमी यानी प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और उनको बढ़ाने में रहा है। वे प्रकृति तत्व और भिन्न भिन्न स्वरूप में देवी देवताओं में आस्था रखते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए यज्ञ करते थे। विवाह के विषय में भी समाज में खास रीति रिवाज यानी नियम परंपरा देखने को मिलते हैं। हर जनजाति में प्रत्येक उनके समाज के पंच खास होते थे, महत्वपूर्ण होते थे। वे अपनी परंपराओं को, प्रथाओं को बचाए रखने का भी काम करते हैं। अभी के समय में सरकार की अलग अलग योजनाओं के कारण, शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण, तकनीकी विकास के कारण दूसरे समाज की तरह आदिवासी समाज में भी बदलाव आया है। झोपड़ियों में रहने वाले आदिवासियों का अब घर, पक्के मकान, उनको शिक्षा ज्ञान की सुविधा, नए समय का पहनावा और सामाजिक विचार देखने को उनके अंदर मिलती है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। मेलों में थिरकता जनजीवन। भारतीय समाज में मेलों की अनोखी पहचान है, अद्भुत पहचान है। उसमें भी परंपरागत जीवन शैली के कारण आदिवासी मेलों में अपने लोक जीवन को सुंदर ढंग से अभिव्यक्त कराते हैं। अभिव्यक्त का मतलब होता है प्रकट करना। शामला जी ने मेले रमझड़ियू, पेजड़ियू, वागे जैसा गुजराती लोकगीत मेले के प्रति लोगों के उत्साह को, उमंग को दुगना करता है। गुजरात में शामला जी का मेला, शामला जी अरवल्ली में क्वांट के घेरे का मेला, छोटापुर उदयपुर में विचित्र का मेला, गुड़ भांखरी जो सांबर काठा में, गाय गोहरी का मेला, नडेलाव दाहोद में, गोल गधेड़ा का मेला जेसावाड़ा दाहोद में, डांग दरबार का मेला आहवा में और अलग अलग स्थानों पर लगने वाला चूल का मेला आदि मुख्य है, खास है। मेलों में स्थानीय जनजातियां ज़्यादातर अपने परंपरागत यानी उनकी जो सदियों से चली आई वस्त्र है, परिधान का मतलब होता है वस्त्र, पहनावा, उसमें सज कर आती हैं, पहन कर उसको आती हैं।
सब फरसाण यानी नमकीन और मिठाइयों का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। घर की आवश्यक यानी ज़रूरत की वस्तुएं भी यहाँ से खरीदते हैं। मेला में लोकगीतों और नृत्यों के जरिए से उनका उत्साह यानी उमंग देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं, जनजातियों में आया सांस्कृतिक परिवर्तन यानी बदलाव। अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ने से नए कला कौशल युक्त लोगों की आवश्यकता बढ़ी है। समाज में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जातियों में विभाजित हुआ। दूसरी तरफ कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति का दर्जा दिया गया। ऐसी जातियों में विशिष्ट कौशल वाला समूह मुख्य है। अब वर्ण के बदले जाति समाज के संगठन का आधार बन गया है। जनजातियों के में आया सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में यहाँ बताया गया है कि अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ने से नए कला कौशल यानी नए नए हुनर से युक्त लोगों की आवश्यकता बढ़ी है, ज़रूरत बढ़ी है। समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। दूसरी तरफ कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति का स्थान दिया गया है। ऐसी जातियों में खास कौशल वाला यानी निपुणता वाला समूह खास है। अब वर्ण के बदले जाति समाज के संगठन का आधार बन गया है। आज के लिए इतना ही। बच्चों, आगे का भाग वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।